हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत आपको बताने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो दोस्तों, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलते हैं और यहाँ से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना आपकी बनी रहती है। तो इस वीडियो को आप प्रॉपर वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और इनका सिद्धांत क्या था। ठीक है, देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नैतिकता का सिद्धांत जो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है वह इस प्रकार है। नैतिकता को दोस्तों मोरालिटी भी बोलते हैं। यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। देखिएगा, आप हर चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो आपको रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे दोस्तों कोहलबर्ग के सिद्धांत को पढ़ते समय ध्यान नहीं देते, इसलिए उनसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं और वो सही आंसर तक नहीं पहुँच पाते। आप दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो टीचर का, या फिर यूपी टेट, सी टेट, या फिर अन्य कोई भी टेट आप दोस्तों दे रहे हो, तो आपको जो है यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप दोस्तों धैर्यपूर्वक इस वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा और मैं आशा करता हूँ आप सभी की समझ में ये वीडियो आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोहलबर्ग ने जो कहा है यह वह गुण है, यानी कि मोरालिटी यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। अपने सामाजिक परिवेश में क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, इसके बारे में हमें पूर्णतः पहचान हो जाती है। ठीक है, कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया। आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि नैतिकता का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया, ठीक है, या नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। एक नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाता है। आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत, ये दो तरीके से क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि ये सिद्धांत किसका है, तो आप बताएंगे दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोहलबर्ग अपने प्रयोगों में छोटी कथाओं और उपस्थिति कर उसमें संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। उनके द्वारा पूछे जाने वाले लघु कथाओं में से एक लघु कथा निम्न है। यूरोप में एक महिला और मौत की, यानी कि यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तब ही की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसा मांग कर रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज उन सबके पास गया जिसे वह जानता था। उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। दोस्तों ये थ्योरी हिंज की थ्योरी है। हिंज की ये थ्योरी है दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि जो हिंज की थ्योरी है दोस्तों वह किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी। तो आप यहाँ पर बताइएगा कि जो हिंज की थ्योरी है दोस्तों वह कोहलबर्ग ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी थी। ठीक है ना। अब दोस्तों इस कहानी से आपको क्या पता चलता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा मोरालिटी जो कि आपने यहाँ पर देखा, इसमें दोस्तों सही और गलत की पहचान करना, अपने परिवेश से नैतिक और अनैतिकता को जानना होता है। अब आप इस चीज़ से रिलेट कीजिएगा कि ये किस प्रकार से इससे संबंधित है। मोरालिटी तो ये भी कहती है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। मोरालिटी ये भी कहती है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हिंज ने दुकान को तोड़कर चोरी की। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर उसने अपने परिवेश से अनैतिकता और नैतिकता के भाव में सही और क्या गलत किया। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, इस कहानी से हमें पता चलता है कि अगर वह व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए दवाई नहीं चुराता तो उसकी शायद पत्नी मर जाती। अगर उसने दवाई चुराई तो उसकी पत्नी को वह दवाई दी गई डॉक्टर के द्वारा और वह सही हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी मोरालिटी ये भी कहती है कि दवाई नहीं चुरानी चाहिए, लेकिन आवश्यकता कुछ मजबूरियाँ ऐसी थी जिससे एक व्यक्ति की जान बची। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया है। आप इसको कट कीजिएगा, यहाँ पर बातों लिखिएगा। ठीक है, 2 बातों पर बल दिया है। वह 2 बातें कौन कौन सी हैं? नैतिक दुविधा यानी कि मोरल डिलेमा। ठीक है, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। जिस प्रकार हिंज के सामने एक दुविधा उत्पन्न हो गई थी कि अगर वह चोरी करेगा तो वह कानून के भी खिलाफ है, उसको दंड भी मिल सकता है। अगर वो पकड़ा गया
तो दंड तो मिलेगा ही, साथ में उसकी पत्नी भी जिंदा नहीं रहेगी। यानी कि एक तरह से चोरी करना अनैतिक कार्य है। अगर वह अनैतिक कार्य ना करता तो शायद उसकी पत्नी जो आज बची है वह ना बचती। तो उस समय पर दोस्तों सही और गलत का फैसला जब हम ले रहे होते हैं, उस समय की जो कंडीशन होती है उसको नैतिक दुविधा बोलते हैं, यानी कि मॉरल डिलेमा। ठीक है, मॉरल डिलेमा। हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। ये दो तरह की यहाँ पर आपके सामने सिचुएशन आ जाती है। ठीक है ना, ये आपने यहाँ पर देखा। इसी चीज़ को नैतिक दुविधा कहा गया है, इसी चीज़ को मॉरल डिलेमा भी कहा गया है। आपके सामने कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं दोस्तों, तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है नैतिक तर्कणा, यानी कि मॉरल रीजनिंग। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। ये दोस्तों नैतिक तर्कणा होती है, यानी कि मॉरल रीजनिंग इसको हम बोल सकते हैं। जब इस प्रकार की कंडीशन आ जाए, हमें नैतिक और अनैतिक कार्य में से एक को चुनना हो, तो उस प्रकार जब हम एक का चुनाव कर लेते हैं, वह नैतिक भी हो सकता है और अनैतिक भी हो सकता है। हिंज के बारे में अगर हम कहें तो उन्होंने एक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से अगर कहें तो उन्होंने अनैतिक कार्य किया है चोरी करके, लेकिन वहीं पर उन्होंने, अगर हम एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कहें, एक व्यक्ति की जान की बात कहें, तो उन्होंने नैतिक कार्य भी किया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कंडीशन यह हो जाती है कि उन्होंने एक चीज़ का चुनाव किया। जब हम सही और गलत में से किसी एक का चुनाव करते हैं, तब वहाँ पर नैतिक तर्कणा यानी कि मॉरल रीजनिंग उस समय पर हम कर रहे होते हैं और हम चुनाव कर रहे होते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं, वह कौन कौन से हैं? जो सबसे पहला है यहाँ पर प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसको इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज भी इसको बोलते हैं, जो कि 4 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में होती है। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। यदि बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता, इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। दोस्तों यहाँ पर जब आप 4 से 10 साल के बच्चे थे, तो आपको देखिए, जब आप 4 से 10 साल की अवस्था के बच्चे हुए होंगे, ठीक है, उस समय पर आप सोच के देखिए, क्या आपके अंदर नैतिक तर्कणा थी या प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर था आपके अंदर? दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो सही गलत का पता नहीं लगा पाते, क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर देखिएगा, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता ही नहीं होता। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपको शायद जल्दी से समझ में आ जाए। आपके पड़ोस में दोस्तों एक आम का पेड़ है, ठीक है, और उसकी रखवाली आपके पड़ोसी हमेशा करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक वह पड़ोसी उस आम के पेड़ की रखवाली नहीं करते, लेकिन उस पर काफ़ी आम लगे हुए हैं जो कि काफ़ी मनमोहक हैं और आप उनको तोड़कर खाना चाहते हैं। देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, वहाँ पर जाएंगे या फिर गए होंगे और आपने उन आम को तोड़कर खाया होगा। आपको ये भी नहीं पता होगा कि चोरी करना एक अपराध होता है, अनैतिक कार्य होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको ये सब नहीं पता था इसलिए आपने चोरी की, तो तब आप इस स्टेज के अंदर आ जाएंगे, जो कि प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो कोहलबर्ग ने दिया है। क्योंकि यहाँ पर नैतिक और अनैतिक कार्य का हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। दूसरे लोग डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। जिस समय आपने अपने पड़ोसी के आम तोड़कर खाए थे, उस समय पर अगर कभी आपके मम्मी पापा या फिर आपके बड़े भाई बहन ने आपको देखा होगा, तो आपको मना किया होगा कि इस तरह से चोरी करके किसी भी चीज़ को प्राप्त करना सही नहीं होता, अनैतिक कार्य होता है। इसलिए यह दूसरे मानकों के अनुसार निर्धारित होता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि जो 4 से 10 वर्ष की जो अवस्था है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 भाग कौन कौन से हैं। नंबर 1 है दंड एवं आज्ञापालन उन्मुक्ता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञापालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। देखिए, जब आप यह सोचते हैं कि चोरी करना पाप है और चोरी करते समय अगर पकड़े गए तो उस समय हमें सजा भी हो सकती है। यानी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपने अपने पड़ोसी के आम तोड़कर खाए थे, उस समय पर अगर आपके मम्मी पापा आपको यह बताएं कि अगर आप पकड़े जाते उनके द्वारा तो आपकी पिटाई भी हो सकती थी, ठीक है, यह चीज़। तो इसमें यही कहा है दोस्तों, इसमें बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने यह सोचा कि वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर साधारणात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटिस्ट इंडिविजुअलिज्म। यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल रियलिटी विशिष्ट माफ कीजिएगा,
इंडिविजुअलिज्म, ठीक है ना, इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। देखिए, इस अवस्था में यही बताया गया है कि यदि उसके चोरी करने पर अगर उसको दंड दिया जाता है तो वह यह निश्चित करेगा कि उसके सामने अगर किसी ने कोई चोरी की है तो वह भी उस चोरी के बदले में उस व्यक्ति को सजा देगा, यानी कि जैसे को तैसा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी। उदाहरण यह है दोस्तों, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता के अंतर्गत इस चीज़ को आप देखते हैं। यह दोस्तों जैसे को तैसा का प्रभाव इसमें आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 10 से 13 वर्ष होती है दोस्तों। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय करता है। इससे आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों कि जो 10 से 13 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसमें दूसरे लोगों के मानकों के, ठीक है, दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग वह सही गलत का निर्णय करता है। जैसे कि मम्मी पापा ये बोलते हैं कि चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करनी चाहिए, अगर कोई चोरी करता है तो यह अनैतिक कार्य होता है, इसमें दंड का भी प्रावधान है, इसमें दंड या सजा दी जाती है, ठीक है। तो दूसरों से अनुकरण करके अपने मानक तैयार करता है कि वास्तव में यह चीज़ गलत है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से समझिएगा। जिसको रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कहा जाता है, वह यह निर्धारित कर लेता है कि जो हमसे बड़े बोल रहे हैं वह उचित है और सही है। जो अनैतिक कार्य होते हैं अगर कोई व्यक्ति उनको करता है तो उनके लिए दंड के प्रावधान है। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, जैसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की उन्मुक्ता, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। सेकंड है कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर इसकी बात करेंगे नंबर 1 की, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुक्ता। देखिए, इस अवस्था में बच्चा अपने मम्मी पापा के सभी बातों को मानता है और वह यह प्रदर्शित करने की कोशिश करता है कि वह उनका आज्ञाकारी लड़का है, जो मम्मी पापा बोलते हैं वह करता है, या फिर उनके सामने वह वही चीज़ करता है जो कि उनके मम्मी पापा को अच्छी लगती है, चाहे उसमें लड़का हो या फिर लड़की। वह यही सोचता है कि उनके मम्मी पापा या फिर दूसरे लड़के या फिर दूसरे व्यक्ति यही सोचें कि ये बच्चा या फिर ये बच्ची काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं जो कि बातों को मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। उनको पता है कि अगर हम कोई चोरी करेंगे या अनैतिक कार्य करेंगे इससे हमें दंड मिलेगा, यानी जो प्रावधान किए गए हैं चोरी करने के उनसे वह बचने की कोशिश करेगा और उनको बनाए रखने के लिए अपने आप को कंट्रोल करेगा। उसको पता है कि अगर किसी प्रकार से कोई अनैतिक कार्य होता है तो इसमें कानून के द्वारा, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनको हानि होती है और हानि होने के बाद उसको दंड भी मिलता है। नेक्स्ट है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। देखिए, जब आप देखिएगा एक रेड लाइट होती है, वहाँ पर सभी लोग रुक जाते हैं। अचानक से अगर कोई व्यक्ति रेड लाइट को भी क्रॉस करने की कोशिश करता है तो आने वाला कोई भी व्हीकल उसका एक्सीडेंट कर देता है। इस चीज़ से भी वह सीखता है कि जो भी नियम या कायदे जो भी बनाए गए हैं वह लोगों की सुरक्षा को लेकर या उनके हित के लिए वह बनाए गए हैं। यदि उन नियमों का कोई पालन नहीं करता है तो उनको इस प्रकार की दुर्घटना का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरों को देखकर भी बच्चा जरूर सीखता है, क्योंकि अगर रेड लाइट बनाई गई है, चौराहे पर बनाई गई है, तो वहाँ पर रेड लाइट जब तक हमें वहाँ पर खड़े होकर वेट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों पर यह लागू होती है। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत। इसकी 2 अवस्थाएं हैं। जब बच्चा देखिए 13 साल से ऊपर का हो जाता है तो उसके हार्मोनल जो चेंज होते हैं दोस्तों, हार्मोनल जो चेंजेस उसकी बॉडी में होने लगते हैं दोस्तों, उसका भी प्रभाव उनके अंदर देखने को मिलता है। सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम जो है लोगों के भले के लिए बने हैं। ऊपर से वह यह सोच लेता है कि अगर रेड लाइट तोड़कर अगर उसके पापा की जान बच सकती है तो वह रेड लाइट तोड़ देगा। जैसे कि हिंज की ही थ्योरी है दोस्तों।
वह अगर चोरी करके अपनी पत्नी की जान बचा सकता है तो उसने सही किया। ठीक है, इसका केवल यहाँ पर आप ये मतलब आप समझ सकते हैं। फिर है दोस्तों सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता यानी कि यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरों के विचार से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। क्योंकि आपने यहाँ पर देखा दोस्तों, जब हिंज ने दवाई की चोरी की तो उसने क्या किया दोस्तों, चोरी की और अपनी पत्नी की जान बचा ली। अगर वहाँ पर देखिएगा, अगर किसी रेड लाइट पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और कोई व्यक्ति है जो कि 13 वर्ष से ऊपर की आयु का है, वह डिसीजन लेने में दोस्तों सक्षम होता है और उसको ये पता है कि अगर वह भी रेड लाइट तोड़ेगा तो यह एक अपराध होगा, कानूनन अपराध होगा, लेकिन वह उस समय पर इस बात का भाव नहीं करता। वह रेड लाइट तोड़कर भी उस व्यक्ति की जान को बचा लेता है, उस व्यक्ति को उठाकर एक हॉस्पिटल में उसको रेफर कर देता है। तो यहाँ पर इसमें किशोर ये अनुमान लगा लेते हैं कि अनैतिक कार्य करने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति की जान बच जाती है तो यह अनैतिक कार्य नहीं हुआ। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। उस समय पर अगर जब आप किसी व्यक्ति की जान बचा रहे होते हैं, अगर कोई आपसे ये कहे कि रेड लाइट क्रॉस मत करना वरना आपका भी एक्सीडेंट हो जाएगा और आप जो है उल्लंघन कर रहे हैं, जो कि कानून है, कानूनन जुर्म है, तो आप दोस्तों उनकी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको उस व्यक्ति की जान बचानी है। यानी कि जो आपने खुद के मानक डिसाइड किए हैं कि अगर मैं ये कर लेता हूँ तो इसका कोई भी गुनाह नहीं होगा। तो यही दोस्तों इस थ्योरी में कहा गया है, कोहलबर्ग के अनुसार कहा गया है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों, चाहे रेलवे हो, ठीक है, किसी भी आप टीचर्स की तैयारी कर रहे हो, टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की या फिर किसी अन्य टेट की, तो दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने यहाँ पर जो है इस थ्योरी को दिया है। इससे आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।